प्रार्थना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिओम। परम पूज्य निकम गुरु जी को प्रणाम करते हैं। आदरणीय सुरवे जी, अंबिका योग कुटीर के उपस्थित सभी पदाधिकारी, सभी शाखा के संचालक संचालिका, ज्येष्ठ सेवक सेविकाएं और आप सब सेवक सेविकाएं, मेरे भाई और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। हाँ, सगळी सोय करून ठेवलेली आहे। मुझे एक बड़ी गर्व की बात लगती है कि अंबिका कुटीर के एक सेवक को इतना सम्मान दिया है इधर, और ये जो हीरक महोत्सव की सांगता समारोह है उसमें मुझे प्रमुख मार्गदर्शक के तौर पे आमंत्रित किया। ये आमंत्रण नहीं है, ये आज्ञा है, और ये आज्ञा दी है इसलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। सुरवे जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये गुरु जी का कार्य है और ये ईश्वरी कार्य है, ये चलते ही रहेगा। मुझे विषय दिया है योग एक विज्ञान, साइंस, और इस विषय को लगते हुए भी मैं बोलने वाला हूं। टाइम भी दिया है 20 मिनट, तो उस 20 मिनट के हिसाब से ही मैं ये विषय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बड़ा गहन विषय है, बहुत कुछ इसके ऊपर बोल सकते हैं। आज दुनिया में बहुत कुछ चर्चा चालू है, संशोधन चालू है इसके ऊपर, और ये सिर्फ कुछ थोड़ी सी जानकारी आपके लिए मैं लेके आया हूँ और वो मैं आपको बताऊंगा। मैं शुरू कर रहा हूं। जब पश्चिमी वैज्ञानिक यह खोज रहे थे कि मनुष्य स्वस्थ कैसे रहे, तब हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष पहले इसका समाधान खोज चुके थे। और वो समाधान क्या है? योग। योग केवल एक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक शास्त्र है, एक संपूर्ण जीवन शैली है। यह केवल आसनों का अभ्यास नहीं है, बल्कि एक गहन विज्ञान है। आधुनिक विज्ञान भी यह प्रमाणित कर चुका है। सारी दुनिया आज मान रही है। आपको पता है कि इंटरनेशनल योगा डे पे 200 देश में योग मनाया जाता है, तो सारी दुनिया ने माना है, आधुनिक वैज्ञानिक लोगों ने भी माना है कि योग ये एक विज्ञान है। विज्ञान की परिभाषा क्या है? विज्ञान का अर्थ क्या है? कि यह एक व्यवस्थित और तार्किक अध्ययन है। यह परीक्षणों, प्रमाणों और विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालता है। योग भी वैसे ही है। मेरा शरीर एक प्रयोगशाला है। मैं जो योग करता हूं अलग अलग प्रकार के, वो मेरे ऊपर प्रयोगशाला में किए हुए प्रयोग है, और उस प्रयोग करने से कुछ परीक्षण होते हैं, कुछ प्रमाण निकलते हैं, उसमें से मैं कुछ निष्कर्ष निकलता हूं, और इस निष्कर्ष के अनुसार मैं स्वास्थ्य से मेरा जीवन जीता हूं।
तो इस प्रकार जैसे विज्ञान की परिभाषा रहती है, वैसे ही योग की भी विज्ञान की ही परिभाषा है। योग में न्यूरोबायोलॉजी यानी मस्तिष्क विज्ञान, फिजियोलॉजी यानी शरीर विज्ञान और साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान आते हैं। योग यह मस्तिष्क और शरीर के कार्यों का नियंत्रण करता है। मस्तिष्क और शरीर के कार्यों का नियंत्रण करता है। योग को खास करके शुद्धि क्रिया और प्राणायाम ये करने से अपने मस्तिष्क की पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो सक्रिय होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यहाँ से, उसी के साथ साथ सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स है। इसमें जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो सक्रिय होती है प्राणायाम और शुद्धि क्रिया करने से। इससे क्या होता है, ये सिस्टम एक्टिवेट होने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है। एक प्रकार का एसिड सेक्रेट होता है शरीर में जिसको कहते हैं गैमा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड। ये एसिड सेक्रेट होने से चित्त शांत होता है, मन की विभोरता कम होती है। ऐसे कहा है, सब आप सबको मालूम है, योग करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है। अभी ऑक्सीजन लेवल क्या है और ये बढ़ती है मतलब क्या होता है, हम जब कपालभाति करते हैं तभी हमारे ऑक्सीजन इनटेक लेने की क्षमता बढ़ती है। बढ़ती है क्या? हाँ बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? आप सब जरा गौर से देखो, आपका जो सांस प्रश्वास चल रहा है उसमें आप किसके ऊपर जोर देते हैं? सांस लेने के ऊपर या सांस छोड़ने के ऊपर? जरा देखिए, बताइए मुझे, किसके ऊपर जोर देते हैं? सांस लेने समय अपने आप छूटता है। कपालभाति में क्या करते हैं हम? सांस छोड़ने में जोर देते हैं। तो कपालभाति ये नॉर्मल ब्रीदिंग से अलग है। कपालभाति से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है दिन भर कपालभाति करते रहो। ये नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं है, ये नॉर्मल ब्रीदिंग से अलग है। अभी ये क्यों बढ़ता है? जब हम सांस को छोड़ते हैं, वो भी फोर्सफुली छोड़ते हैं, तो क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। किधर से आया? शरीर के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है, हर कोशिका में एक्टिविटी होती है, और वो एक्टिविटी से कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है। वो सारा इकट्ठा होकर फेफड़ों में आता है और फेफड़ों में से उच्छ्वास से बाहर निकलता है। जब हम फोर्सफुली देते हैं तब ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। कितना ज़्यादा मात्रा में जाता है पता है? हवा में 0.2% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, 0.2। और जब हम फोर्सफुली बाहर निकालते हैं, हवा में 0.02% है, और जब फोर्सफुली निकालते हैं तो 0.2% होता है। मतलब कितना हो गया? 10 टाइम्स। 0.02 का 0.2 हो गया। इसका मतलब कपालभाति के उच्छ्वास से 10 गुना टॉक्सिन वायु बाहर निकलता है, और इसी के जरिए 10 गुना हवा अंदर ज्यादा आती है। 1 मिनट में नॉर्मल ब्रीदिंग में हम 7.5 लीटर हवा अंदर लेते हैं। 15 से 18 बार नॉर्मल ब्रीदिंग होता है, और उसमें 7.5 लीटर हवा अंदर लेते हैं। अभी 10 गुना बढ़ता है 1 मिनट में, तो कितना हो गया? 75 लीटर्स। जब 75 लीटर्स ऑक्सीजन अंदर जाता है तो ऑक्सीजन, हवा अंदर जाती है तो हवा में क्या रहता है? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में से खून में जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ती है, और खून में जाने से ब्लड सर्कुलेशन से हर कोशिका को ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता है, और इसी प्रकार से हर कोशिका अच्छी तरह से काम करने लगती है। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कपालभाति अच्छी तरह से करोगे तो 100 साल जियोगे। अभी प्रार्थना में भी कहा जीवन का ध्येय क्या है? 100 साल जीना है।
सो ठीक ढंग से कपालभाति करना, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है और ये ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से कई सारे फायदे मिलते हैं। हम कपालभाति पे बोलने जाएंगे तो 1 घंटा बोलेंगे, इतना इसका फायदा है। एक फायदा सबसे बढ़िया बताता हूं, जो नित्य और युक्त कपालभाति करता है, यू विल नेवर एवर हैव कैंसर। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक ही पेशी शरीर में ऐसी है, कैंसर ये एक ही पेशी ऐसी है जो ऑक्सीजन के सानिध्य में जीवित नहीं रहती है। मैंने प्रूव किया, मैंने पूछ के लिया ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर्स को, और इसीलिए आजकल ऑक्सीजन थेरेपी निकली है कैंसर ठीक करने के लिए। ऑक्सीजन चैम्बर्स बनाते हैं, वहाँ रखते हैं, वहाँ ऑक्सीजन देते हैं, और वो ऑक्सीजन जब कैंसर तक पहुँचता है तो कैंसर की पेशी जीवित नहीं रहती। तो अभी तो सब लोग रोज के रोज कपालभाति करेंगे, है ना? तो जबरदस्त फायदा है कपालभाति करने का। ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है, शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है। अभी और एक फायदा है योग का, ये मैं विज्ञान बता रहा हूं। हार्मोनल बैलेंस रहता है। जब हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, अभी हार्मोन्स क्या है मालूम है आपको? हार्मोन्स ये कुछ केमिकल्स है, शरीर में बहुत कम मात्रा में इसका सेक्रीशन होता है और अलग अलग ग्लैंड से होता है, और ये हार्मोन शरीर के सारे क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण करते हैं। इसलिए इस हार्मोन सेक्रीशन में इम्बैलेंस हो गया तो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो जैसे कि ऑटो इम्यून डिसीज आजकल जो आ रहा है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस से है। प्रतिकार शक्ति कम होती है, मस्कुलर प्रॉब्लम्स होते हैं, मसल्स वीक होते हैं, स्मरण शक्ति कम होती है, अल्जाइमर, ऐसे जो स्मरण शक्ति कम करने वाले रोग है वो पैदा होते हैं। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस निकल जाता है और हार्मोनल बैलेंस रहता है कपालभाति करने से। अपने शरीर में 3 महत्वपूर्ण ग्लैंड्स है, जिसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। शरीर के अलग अलग सिस्टम्स है, इससे शरीर चलता है। नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसमें एक एंडोक्राइन सिस्टम है, दैट इज द सिस्टम ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स। उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड 3 महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड अपने मस्तिष्क में है, बहुत सुरक्षित रखी है। ये जो नाक का टॉप रहता है उसके अंदर, उसको लगते हुए पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सुरक्षित रखी हुई है। कितनी बड़ी है? एक वटाने जैसी, इतनी छोटी है, और वो बहुत सुरक्षित रखी है। उस पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत सारे स्त्राव निकलते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं और उससे कंट्रोल रहता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें एक सेक्रीशन है TSH, यानी थायरॉक्सिन सेक्रीशन। ये थायरॉक्सिड को कंट्रोल करता है। ये जो थायराइड ग्लैंड यहाँ है गले में, उसको संदेश देता है कि अब तुम सेक्रीशन स्टार्ट करो। इसी प्रकार एड्रेनल ग्लैंड जो है, जो किडनी के ऊपर है, इसके लिए भी पिट्यूटरी ग्लैंड संदेश देती है एड्रेनल को कि आप अभी सेक्रीशन चालू करो। ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड से ये दोनों ग्लैंड कंट्रोल में आती है, और ये ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं और वो अपने शरीर को ठीक करते हैं। मैं कुछ उदाहरण के तौर पे देता हूं। एक टेस्टोस्टेरोन करके हार्मोन है, इसमें वृद्धि होती है और यौन स्वास्थ्य, मूड और जीवन शक्ति प्रदान करने में इसका उपयोग होता है। तनाव पैदा करने वाला एक हार्मोन है जो एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, वो है कॉर्टिसोन। और ये कॉर्टिसोन ज़्यादा मात्रा में आ गया तो पूरे दिन हम स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, बीपी बढ़ता है, सारी चीज़ें होती हैं। यदि योग का अभ्यास करते हैं तो ये कॉर्टिसोन
कम मात्रा में होता है और फिर तनाव कम होता है। मन शांत रहने का भी हार्मोन है और ये हार्मोन है सेरोटोनिन और दूसरा हार्मोन है डोपामाइन। ये भी ये ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं और ये सेरोटोनिन और डोपामाइन ज़्यादा मात्रा में सेक्रेट हो गए तो मन शांत होता है, मन की अस्वस्थता कम होती है, निर्णय क्षमता बढ़ती है। और ये ज़्यादा मात्रा में कभी सेक्रेट होता है जब हम रोज के रोज योग का अभ्यास करते हैं। इसलिए योग विज्ञान है, वो कंट्रोल में करता है सारी हार्मोनल सिस्टम। आजकल लेडीज में ये हार्मोनल सिस्टम का बड़ा प्रॉब्लम है और फिर हार्मोनल थेरेपी देते हैं। यदि हम रोज के रोज योग का अभ्यास करते हैं तो हार्मोनल थेरेपी लेने की जरूरी नहीं है, आप ठीक ढंग से 100 साल तक जी सकते हो। ठीक है, ध्यान में आ रहा है? अभी ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक्टिवेट किया जाता है। वो कैसे एक्टिवेट किया जाता है? मॉडर्न मेडिकल साइंस में दवा नहीं है, वो कहाँ वो ग्लैंड तक पहुंचेगी और क्या दवा देंगे उसको, इतनी सी छोटी ग्लैंड है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या देता है? ट्रैंक्विलाइजर देता है, सुला के रखता है, आप आराम करो, जितना हो सकता है उतना हो सकता है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड यदि फुल्ली एक्टिवेट होनी है तो हमारे पास एक मेडिसिन है। कौन सा है? ओंकार का जाप। आप जब ओंकार का नामस्मरण करते हो वैखरी से, तब जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, ये सारे वाइब्रेशंस मेरे नाक में से पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड घंटे जैसी हिलने लगती है। इट गेट्स एक्टिवेटेड। ये जब एक्टिवेट होती है तो सेक्रीशंस पर्याप्त मात्रा में निर्माण होते हैं, थायराइड और एड्रेनल भी कंट्रोल में आते हैं और सारे शरीर की क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण आता है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेशन के लिए सबसे बढ़िया दवा कौन सा है? रोज के रोज ओंकार का नामस्मरण करो। यदि आपको ठीक ढंग से रहना है तो विज्ञान क्या कहता है? ओंकार का नामस्मरण करो। यही योग विज्ञान है, ये ध्यान में रखिए। एक इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा है, उसमें एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कहा गया है कि योग ये हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज, हाई बीपी, ओबेसिटी, मोटावा, ये सब मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसीजेस है, ये सभी को योग नियंत्रित करता है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो इतना ढेर सारी लिस्ट देता है, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, वो टेस्ट करो। इसमें लिपिड प्रोफाइल है और रेनल प्रोफाइल है, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट है। ये सारे टेस्ट करके फिर डॉक्टर बोलता है तुमको क्या हो गया है। तब तक पता नहीं चलता है उसको क्या हो गया है करके। जब हम ये सारे टेस्ट करते हैं उसमें जो मार्कर्स रहते हैं अलग अलग, उसकी मात्रा बढ़ गई तो ये सारे डिसीज है। जैसे कोलेस्टेरॉल है, समझो 200 के ऊपर बढ़ गया तो आपको कोलेस्टेरॉल का प्रॉब्लम है, फिर डॉक्टर बोलता है रोज के रोज गोली खाओ। लेकिन योग का अभ्यास करने से ये सारे प्रोफाइल जो है वो कंट्रोल में आते हैं। आप ठीक ढंग से 3 महीना योग का अभ्यास करो, टेस्ट करो, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आ जाएंगे, आपको पता चलेगा। तो ये विज्ञान है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार यानी क्वांटम फिजिक्स के अनुसार हमारा शरीर ऊर्जा का प्रवाह है, इट्स ए फ्लो ऑफ एनर्जी। और योग में भी हम जब चक्र का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो चक्र और प्राण के सिद्धांत से ऊर्जा प्रवाहित होती है और ये ऊर्जा हमारे सारे शरीर को चुस्त बनाती है, ऊर्जावान बनाती है। आपको पता है षड चक्र क्या है? ये बड़ा साइंस है, इसमें बहुत बड़ा साइंस है। ये क्या साइंस है? मॉडर्न साइंस ने माना है षट चक्र मतलब एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, नथिंग बट एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में 6 ग्रंथियां बताई है मॉडर्न साइंस ने। ये 6 ग्रंथियां और हमारे पुरखों ने बताए 6 चक्र सही सही एक ही है। उनका स्थान, उनका आकार, उनका रंग, उनका कार्य
सही सही एक ही है, हमारे पुरखों ने हजारों साल से बताया है, आधुनिक विज्ञान अभी अभी बता रहा है। तो इसका मतलब हमारा शास्त्र परखा हुआ शास्त्र है, और इसीलिए विश्वास से, श्रद्धा से, लगन से रोज के रोज इसको करना बहुत जरूरी है। मैं डिटेल में अभी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में नहीं जाता हूँ, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है, 1-1.5 घंटे का लेक्चर उसके ऊपर हो सकता है। योग यह मन और शरीर और आत्मा को संतुलित रखने का वैज्ञानिक तरीका है। यह मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान, न्यूरोसाइंस यानी तंत्रिका विज्ञान, और मॉडर्न साइंस, मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिक शास्त्र, इन सभी के सिद्धांतों का मेल रखता है हमारा योग शास्त्र। इसलिए योग केवल शरीर को मजबूत करने का व्यायाम नहीं है, बल्कि हजारों साल से परखा गया विज्ञान है। ये एक संपूर्ण जीवन प्रणाली है। ये आपको पता चलना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। अभी आधुनिक विज्ञान ने कई सारे टेस्ट्स बताए हैं, जिसमें 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट आते हैं। इसको कहते हैं EEG टेस्ट, विच रिकॉर्ड्स ब्रेन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। वो ग्राफ आता है। इट इज पर्टिकुलरली यूज फॉर एपिलेप्सी, स्लीप डिसऑर्डर्स, ब्रेन ट्यूमर्स एटसेट्रा। वो एक ग्राफ आता है। दूसरा एक टेस्ट किया जाता है, आपको सबको पता है, MRI टेस्ट। कोई भी बीमारी हो तो डॉक्टर पहले बोलता है MRI निकालो। अभी MRI क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ स्कैनिंग। पूरा आपका जो बॉडी है उसको स्कैन किया जाता है और पता चलता है कि कहाँ बीमारी है। इट्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मतलब MRI। इससे जो योग करता है उसका यदि MRI निकाला तो इससे सिद्ध होता है कि योग का अभ्यास मस्तिष्क की गतिविधियां, मस्तिष्क की संरचना, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, इसके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो योग करो और ठीक रहो, ऐसा हमारा योग विज्ञान कहता है। EEG ये जो टेस्ट है, इससे पता चलता है कि योग और ध्यान से मस्तिष्क में विशिष्ट प्रकार के तरंगों का निर्माण होता है। EEG टेस्ट बताता है। अब ये तरंग क्या है? एक तरंग है जिसको कहते हैं अल्फा तरंग। ये अल्फा तरंग बढ़ने, तरंग यानी वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी, ये अल्फा तरंग बढ़ने से तनाव और चिंता यानी स्ट्रेस एंड एंजाइटी कम होती है। थीटा तरंग एक प्रकार का तरंग है। इसकी वृद्धि से स्मरण शक्ति और भावनात्मक यानी इमोशनल संतुलन रखा जाता है। स्मरण शक्ति में सुधार होता है। ये जो डिमेंशिया है या अल्जाइमर जैसी बीमारी है, इसको ठीक रखना है, कंट्रोल में रखना है, तो सिंपल है। गुरुजी ने बहुत सोच के ये 3 महीने का अभ्यासक्रम अपने को दिया है, और इसका नाम भी बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य योग। मन और शरीर का स्वास्थ्य हमको अंत तक टिकाना है, और इसीलिए अंत तक योग का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। एक गामा तरंग भी होते हैं जिसमें निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, समस्याओं को हल करने की शक्ति मिलती है, और ये सारे तरंग बढ़ते हैं यदि हम ठीक ढंग से शुद्धि क्रिया, प्राणायाम, ओंकार, गायत्री, इसका ध्यान करते हैं। और इसीलिए मस्तिष्क का एक और एक भाग है जिसको कहते हैं एमिगडाला। एमिगडाला, ये एमिगडाला जो भाग है, ये मस्तिष्क का भाग योग के अभ्यास करने से आकुंचित होता है, संकुचित होता है, और वो जितना संकुचित होता है उतना तनावग्रस्तता कम हो जाती है, शांति मिलती है, मन की स्थिरता प्राप्त होती है। एक और एक मस्तिष्क का भाग है जिसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस, और ये हिप्पोकैम्पस जो है, ये योग का अभ्यास करने से, प्राणायाम का अभ्यास करने से इसका विस्तार होता है,
और ये विस्तार होने से स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। ये सारा अभी खोज रहे हैं कि जो योग का अभ्यास करते हैं उससे क्या क्या प्राप्त होता है। वैज्ञानिक तौर पे पूरी दुनिया में इसके ऊपर कई सारे प्रबंध आ रहे हैं। आप गूगल पे जाओगे और डालोगे तो आपको ढेर सारे रिसर्च पेपर्स मिलेंगे जिसके ऊपर ये सारा रिसर्च हुआ है। और इसीलिए अभी अपने लिए श्रद्धा से, विश्वास से योग का अभ्यास करना है। 2016 में एक अध्ययन में ऐसा पाया है कि योग और ध्यान से बुजुर्गों में यानी सीनियर सिटीजन में अल्जाइमर, डिमेंशिया यानी स्मृति का ह्रास, ऐसी संभावना कम होती है। अभी पता चला योग विज्ञान है, इसके ऊपर विश्वास रखना है। मैंने बहुत 20 मिनट के समय में आपके सामने रखने की कोशिश की है, थोड़ा सा विशेष बताया है आपको, लेकिन इससे आपको विश्वास होना चाहिए कि यस, व्हाट आई एम डूइंग इज करेक्ट, इट इज़ परफेक्टली बेस्ड ऑन साइंस। और इसीलिए शरीर में जो बदलाव आते हैं वो ठीक ढंग से होने के लिए अपना शरीर स्वस्थ और अपना मन, 90% डिसीजेस आर साइकोसोमेटिक, दे आर रिलेटेड टू योर स्टेट ऑफ माइंड। मन ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और मन ठीक करने के लिए योग की जरूरी है। इसलिए नित्य और युक्त निरंतरता से योग का अभ्यास करें, ऐसा एक निश्चय हम सब ने करना है। और हमने ही नहीं, आज समाज को इसकी जरूरी है, और इसीलिए समाज में उसको फैलाना है। ये गुरु जी का कार्य है। गुरु जी ने छोटा वृक्ष लगाया और उसका आज वट वृक्ष सारी दुनिया में फैल गया है, और दुनिया में ये कार्य हो रहा है। ये 60 साल का हम सांगता समारोह कर रहे हैं, ऐसे और 60 साल, ऐसे और 60 साल ये चलते ही रहेगा और ये दुनिया में फैलते ही रहेगा, इसका हमको विश्वास है। सिर्फ हम लगाव से इसको कार्यरत रखना है। माँ भगवती आप सबको दीर्घ आयु आरोग्य प्रदान करे और रोज के रोज योग करने की और देने की सद्बुद्धि दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए ये विषय को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।